Dear students. Let's discuss about protein engineering or protein designing. So when it comes to protein engineering, it means altering protein sequence to change protein function or structure. जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हमेशा कहती आई हूँ कि एंजाइम्स जो कि आपके डिटर्जेंट्स में डले हुए होते हैं, हम कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं. क्यों दाग अच्छे होते हैं? बिकॉज नाउ डिटर्जेंट्स कंटेन एंजाइम्स विच इफेक्टिवली फाइट स्टेन्स ऑफ फैट्स और लिपिड्स. और इसके अलावा जो पिगमेंट के दाग होते हैं जैसे हल्दी हो गया, उसको भी बहुत अच्छे से फाइट करते हैं. एंड हाउ दे आर एबल टू डू सो. हालांकि अगर आप देखें कोई भी प्रोटीन, अगर आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो वो आमतौर पे टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, वो डिग्रेड हो जाती हैं, वो फंक्शनिंग अपनी लूज़ कर देती हैं. लेकिन जब हम अपने डिटर्जेंट के एंजाइम्स देखते हैं तो वो हाई टेम्परेचर्स पे भी आराम से काम कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि देयर प्रोटीन सीक्वेंस हैज़ बिन ऑल्टर्ड इन अ वे कि उनका जो फंक्शन है वो इन्हांस हो. और ये फंक्शन एनहांसमेंट तभी हो सकती है जब उनकी स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ पैदा की जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर कोवलेंट बॉन्ड्स. और कोवलेंट बॉन्ड्स ऐड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोर सिस्टीन रेजिड्यूज, ताकि डाइसल्फाइड ब्रिजेस उसमें उनका नंबर ज़्यादा हो जाए. तो जो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीन डिज़ाइन इज़ डिज़ाइनिंग डी नोवो प्रोटीन विच सेटिस्फाइड्स अ गिवन रिक्वायरमेंट. प्रोटीन इंजीनियरिंग में आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं. लेकिन जब आप प्रोटीन डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज़ डी नोवो. डी नोवो का मतलब होता है ऑल टुगेदर न्यू बॉर्न, जो कि पहले मौजूद ना हो. तो अगर आप इस किस्म की कोई प्रोटीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसको आप प्रोटीन डिज़ाइनिंग कहेंगे, इसको प्रोटीन इंजीनियरिंग नहीं कहेंगे. इंजीनियरिंग उस चीज़ की होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डिज़ाइन वो चीज़ होगी जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम होने जा रही है, पहले मौजूद नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप पढ़ भी रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोर्स, उसकी हेल्प से प्रोटीन को इंजीनियर कर सकते हैं. और इसके लिए एक बड़ी एक्सीलेंट टेक्निक होती है, इसको हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस. और मैंने आपको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के बारे में अपने जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें बताया था कि कैसे आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्राइमर की हेल्प से या किसी भी सीक्वेंस की हेल्प से. और जब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं तो वो कॉपीज़ अल्टीमेटली हमारी जो म्यूटेशन है उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देती हैं. और इस तरह एक स्टेबल प्रोटीन, एक स्टेबल म्यूटेशन ट्रांसफ़र हो जाती है. तो जब आप साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन करा रहे हैं अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड एनालॉग्स की, तो ये आपकी साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कहलाती है. When it comes to protein engineering strategies, there are certain goals for it. It could be designing proteins with certain function. अच्छा, अगेन यहाँ पे टर्म डिज़ाइन यूज़ हुई है, बट इट विल बी मोर ऑफ मॉडिफाइंग प्रोटीन्स विथ सर्टन फंक्शंस, उसको इन्हांस कर रहे हैं. Increasing activity of the enzyme, increasing binding affinity and specificity of proteins. Like आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोटीन है या जो आपका एंजाइम है वो हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करे लाइगेंड के साथ, तो उसके लिए आप इसको इंजीनियर कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोटीन स्टेबिलिटी देन यू कैन गो फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग. या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ऑल टुगेदर एक ऐसा नोवेल लाइगेंड है जिसके साथ आप किसी प्रोटीन को बाइंड कराना चाह रहे हैं और ऐसी कोई भी प्रोटीन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आप उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोटीन को. यहाँ पर आप देखो, बाय द वे अगेन आई विल एम्फेसाइज कि ये चीज़ हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग लेक्चर्स में की थी. टॉप पर देखें, अगर आपके पास एक लेट्स से कोडॉन है CAG, और जो है ना उसके अगेंस्ट अगर आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखेंगे तो बन जाएगा C के अगेंस्ट G, A के अगेंस्ट T और G के अगेंस्ट C, GTC. अब इसमें अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी सेंट्रल पोजीशन पे जहाँ पे आपका CAG है, उसकी A पोजीशन पे अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेट मी शो यू, ये जो आपका बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, सेंट्रल A है. अगर यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा प्राइमर यूज़ करेंगे जिसमें आपने इसके अगेंस्ट वो न्यूक्लियोटाइड ऐड किया होगा जो कि आप चाहते हैं. ठीक हो गया. आमतौर पे तो इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, ए के अगेंस्ट टी आना चाहिए. लेकिन अगर आप इसका प्राइमर देखें तो इसमें ए के अगेंस्ट सी ऐड हुआ है. तो इस तरह आपने एक म्यूटेशन कैरिंग प्राइमर को यूज़ किया है
ताकि आप इस म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, जब ये प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा और पोलीमरेज इसको एम्पलीफाई करेगा, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये जो आप बॉटम पे देख रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रैंड पे CAG मौजूद होगा, दूसरे स्ट्रैंड पे GCC मौजूद है। अब जब आप इसको सेकंड पोजीशन पे, जब आप ये दोबारा से सेपरेट होंगे और सेकंड राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन में जाएंगे, तो हमारे पास दो DNA स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। उनमें से एक DNA स्ट्रैंड पे CAG मौजूद होगा, जिस पे CAG मौजूद होगा उसके अगेंस्ट तो GTC वाला रेप्लिकेट करेगा। लेकिन हमारा सेकंड वाला स्ट्रैंड जिस पे हमारी म्यूटेशन मौजूद थी, अब उस म्यूटेशन के अगेंस्ट जब रेप्लिकेशन के ज़रिए न्यूक्लियोटाइड्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो आप देखें यहाँ पर GCC के अगेंस्ट CGG आया है। ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए था? CAG होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे पास, चूंकि हमने डिलिबरेटली यहाँ पे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कराई, तो हमारे पास GCC के अगेंस्ट CGG आया। अब हमारा ये जो CAG है, इट इनकोड्स फॉर वेलिन, लेकिन जब हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है, तो अब हमारे पास इस जगह पे थ्रियोनिन इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह हमने बड़े सक्सेसफुली साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के वाया अमाइनो एसिड को चेंज कर दिया। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के ज़रिए हमने आराम से कोडॉन को चेंज किया, और वो कोडॉन अल्टीमेटली हमारे अमाइनो एसिड को चेंज करा गया। यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपने एम्फेसाइज करना है और ध्यान देना है कि आपने बहुत केयरफुली न्यूक्लियोटाइड को पिक करना होता है। अगर आपके पास ओपन रीडिंग फ्रेम मौजूद नहीं है, ओपन रीडिंग फ्रेम भी आपको मैं करा चुकी हूँ, अगर आपके पास ओपन रीडिंग फ्रेम मौजूद नहीं है जिसमें आप 3-3 के सेट्स बनाते हैं, तो आपकी जो म्यूटेशन है वो फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी कोडॉन में ऐसे मौजूद होनी चाहिए कि उसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज हो। यू कैन इवन पिक द अमाइनो एसिड कि अगर आप इसको सिस्टीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत केयरफुली देखेंगे कि सिस्टीन के कोडॉन के साथ कौन से वाले अमाइनो एसिड के कोडॉन मैच कर रहे हैं, और सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज के ज़रिए कैसे वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सिस्टीन में ट्रांसफ़र 16 में सिस्टीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। So almost all protein engineering methods rely upon making changes to naturally occurring proteins that already possess some of the desired properties. सबसे पहले this should be common to all methods for altering an existing protein, जो कि हमारे पास दो बहुत important points हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ अ सबसेट ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन फॉर वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो आपके ओपन रीडिंग फ्रेम में मौजूद होना चाहिए। और सेकेंड, आप कौन से न्यूक्लियोटाइड को चेंज करेंगे, तो वो किस पोजीशन पे मौजूद होगा कि आपका एक अमाइनो एसिड आपके चोजन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड, अगर आप देखिए कि डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटीन इंजीनियरिंग मेथड्स आर dependent on ways in which amino acids are chosen for variation. Second, protocols followed by creating the variants. And the third one is how information regarding variant properties is used in creating subsequent variant. तो ये तीनों बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से अमाइनो एसिड चूज किए गए, कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, और उन वेरिएंट्स की प्रॉपर्टी के लिए बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये तीन चीज़ें हमें एक्चुअली हमारी सक्सेस को या फिर हमारे फेलियर को डिटर्मिन करती हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन इंजीनियरिंग। अच्छा, आप ये नीचे इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं जिसमें से ये पिक किया गया है। सो व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ engineered प्रोटीन्स, द horizon is huge, the world is huge when it comes to our engineered proteins. सो जब हमारे पास नोवल प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रोटीन मौजूद हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर चेंजेस इन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़। वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अल्टीमेटली फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, दे विल इम्प्रूव थर्मोस्टेबिलिटी। आप हाई टेम्परेचर पर उस प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी इंडस्ट्री में उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक बहुत जो पॉपुलर इंडस्ट्री है जिसमें एंजाइम यूज़ होते हैं, वो आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर इसके अलावा आप इनकी स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अगेन आपको ये भी पता है ना कि जो डिटर्जेंट्स हैं, अगर वहाँ पे सॉल्ट्स मौजूद हैं, डिटर्जेंट्स हैं, तो प्रोटीन्स वहाँ पे फ्लिप कर जाती हैं।
लेकिन आपके जो एंजाइम्स जो प्रोटीन इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, नाइदर वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर होते हैं, ना ही वो फ्लिप करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उस डिटर्जेंट की प्रेजेंस में भी अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। इसके अलावा जो आपके और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, अगर आपकी जो इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वर्क करती है और एंजाइम्स की ज़रूरत है, इट कुड बी कि आप बायोफ्यूल्स बना रहे हैं या किसी और लाइक इंडस्ट्री है जिसमें आप कोई प्यूरिफिकेशंस कर रहे हैं, टैनिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, एनीथिंग एल्स जहाँ पे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ करें और साथ ही में आपको अपने एंजाइम्स यूज़ करने हैं इंजीनियर्ड वंस, तो देन यू आर इंटरेस्टेड इन कि ये उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में स्टेबल रहें। थर्ड थिंग इज़ दे कंफर्मेशन जो उसकी है, मे बी आप उसमें चेंज चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ अल्फ़ा हेलिक्स ना हो, यहाँ पे बीटा शीट्स आए। तो इस तरह आप चूँकि इंजीनियर कर रहे हैं तो मे बी आप इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे इस किस्म की चेंजेस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो that certain amino acid favors the production of alpha helix as secondary structure, और आपके पास कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि बीटा शीट को फेवर कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंजिस पे मौजूद होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइसिन मौजूद है, ग्लाइसिन होता है। नेक्स्ट थिंग इज चेंजेस इन कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, लाइक वो वी मैक्स को इंक्रीज कर रहा हो, आपके के मैक्स को डिक्रीज कर रहा हो, ताकि एंजाइम की एफिशिएंसी इन्हांस हो सके। फिर पीएच की चेंज या टेम्परेचर ऑप्टिमम की चेंज अगर आप चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट से देखें आप इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है और आप चाहते हैं कि ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के बजाय रूम टेम्परेचर पे वर्क करे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन, whichever thing you are interested in modifying, lowering its temperature or changing certain situation। आप मे बी हो सकता है कि आप चाह रहे हों कि आप उसको ऐसा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट दें इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर शेप ऑफ द प्रोटीन, अ पर्टिकुलर फोल्ड ऑफ द प्रोटीन, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, सॉरी ये टाइपो एरर है, ऊपर एडिक्शन आ गया, दिस इज एक्चुअली एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आप लोगों को शायद मैंने पहले भी ये बात बताई थी, ये कहानी मैं आपको दोबारा से सुनाती हूँ, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, आई एम फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज, कि आपके पास हमने जब देखा कि साइंटिस्ट ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 99.9% ऑफ द टाइम हम अगर बात करें तो कोई डी नोवो आइडिया नहीं होता, और वैसे अगर डी नोवो आइडिया हो भी तो वो भी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 99.9% ऑफ द टाइम द आइडिया इज़ इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बात करते हैं कि हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करें इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन इन हायर टेम्परेचर्स, तो ये आइडिया कोई डी नोवो आइडिया नहीं था जो किसी साइंटिस्ट को आया हो, बल्कि व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स, बॉइलिंग वाटर में भी उन्होंने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जो कि थर्मोफाइल्स थे, हमारे आर्ची बैक्टीरिया थे। तो दे वर सरप्राइज टू सी कि भाई जो प्रोटीन्स होती हैं वो तो डीनेचर हो जाती हैं, कैसे बॉइलिंग वाटर में भी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं और अपने लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। सिमिलरली, अच्छा चलो पहले वाली कहानी कंप्लीट करती हूँ। सो व्हाट हैपेंड, दे केयरफुली ऑब्जर्व्ड the difference in the protein structure between the ones coming from the thermophiles, जो हमारे जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं उनकी प्रोटीन्स को उन्होंने नॉर्मल बैक्टीरिया की प्रोटीन्स के साथ कंपेयर किया। सो दे वर सरप्राइज टू सी द प्रेजेंस ऑफ मोर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, द प्रेजेंस ऑफ मोर सिस्टीन रेजिड्यूज। आपको पता है ना, जब दो सिस्टीन रेजिड्यूज डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेते हैं तो उनको हम सिस्टाइन कहते हैं। तो ये जब सिस्टाइन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो अल्टीमेटली प्रोटीन को स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है और ये बहुत आराम से हॉट वाटर के अंदर डिग्रेड नहीं होंगी, ये वहाँ पे डीनेचर नहीं होंगी क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंटर और इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दे फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सिस्टीन रेजिड्यूज। इनको आप आर्टिफिशियली भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
कैसे करेंगे आप? न्यूक्लियोटाइड चेंज ऐसे लाएंगे ताकि एक अमाइनो एसिड, जो भी आपका चोजन अमाइनो एसिड है, वो सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली वो जहाँ पर आप उस बॉन्ड को उसी चेन के विद इन इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या किसी और चेन के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप चेंज लाकर सिस्टीन रेजिड्यू को या तो इंट्रोड्यूस करेंगे, या अगर वो ऑलरेडी मौजूद होगा तो ये एक फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। बट कीप इन माइंड, this will be a hit and trial method. Not every amino acid change that you will introduce will ultimately turn successful. अब तो आपके पास साइमुलेशंस मौजूद हैं, आपके पास ऐसे इन सिलिको सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप मॉडल करके देख सकते हैं कि इफ़ आई वांट टू चेंज दिस अमाइनो एसिड तो क्या ये अल्टीमेटली एक स्टेबल डाइसल्फाइड ब्रिज बनाकर प्रोटीन की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेगा या नहीं प्ले करेगा। बट इन द पास्ट ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए ये वाले काम होते थे। अच्छा जी, अब ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप सबसे पहले एनालिसिस करेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का, their geometry specifically in the existing structures which will be easily done। इतना भी easily नहीं है, लेकिन आपको उसको मास्टर करना पड़ता है टेक्निक को, but comparatively it is very easy because there are softwares available where you can analyze their by disulfide bond geometries in order to figure out कि whether the proposed disulfide bridge will contribute towards the stability of the protein or not। Then analysis of all pairs of amino acid which are closed in space, energy optimization of candidate disulfide bonds या bridges, and analysis of destabilizing effects of exchanging native amino acid into cysteine। ऐसा ना हो कि जिस अमाइनो एसिड को आपने सिस्टीन में कन्वर्ट किया वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था प्रोटीन की ओवरऑल फोल्डिंग में, तो अब जब आपने उसको सिस्टीन से कन्वर्ट कर दिया तो मे बी ये प्रोटीन के लिए ज़्यादा फेवरेबल ना हो, रादर वो उसको डिस्टेबलाइज कर दे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है ज़ाइलिनेज एंजाइम की। ज़ाइलिनेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं पेपर इंडस्ट्री में। हम क्या करते हैं कि जो वुड पल्प होती है उसको ट्रीट करते हैं ज़ाइलिनेज से, और इस सारे काम के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो we can introduce disulfide bridges to xylanase, and this is what has been done already, ताकि उसकी स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए इन्हेंस हो जाए। इधर आपको एक रिव्यू आर्टिकल नज़र आ रहा है, प्रोटीन इंजीनियरिंग ऑफ सब्टिलिसिन। ये एक सीरीन प्रोटीएज होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंजाइम है। तो इसकी भी रेट इन्हांसमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी इंजीनियरिंग की गई है बैक इन 2000, और अब तो बहुत ज़्यादा और भी काम हो चुका है। इसी तरह आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इंजीनियरिंग एन एंजाइम टू रेजिस्ट बॉइलिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइसल्फाइड ब्रिज। This figure is showing you the ribbon drawing of the three-dimensional model of an 8-fold mutated TLP ST variant। इसमें आपको जो ब्लू कलर का रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द वन जिसको मॉडिफाई किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास A4 है, एलेनिन थ्रियोनिन में कन्वर्ट हुआ हुआ है, एंड सो ऑन। इस तरह अमाइनो एसिड के चेंजेस के ज़रिए इनके बीच में मॉडिफिकेशंस की गई है। और इसके अलावा हमारे पास आर्जिनिन एट पोजीशन 60 को कन्वर्ट किया गया है सिस्टीन में, सो दैट वो और इसी तरह ग्लाइसिन एट पोजीशन 8 इज चेंज्ड इनटू सिस्टीन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको ब्लू कलर का जो लाइट ब्लू नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको जिंक आयन नज़र आ रहा है जो कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट वाज अबाउट प्रोटीन इंजीनियरिंग। नाउ आई वांट टू डिस्कस प्रोटीन डिज़ाइन। प्रोटीन डिज़ाइन जैसे कि मैंने कहा ये डी नोवो होगी, पहले हमने डिस्कस किया, एंड इट इज़ वन ऑफ द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग in which entire polypeptide chain is built in its entirety rather than mutated piece। आप कोई म्यूटेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि आप ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोटीन डिज़ाइन करते जा रहे हैं बाय द विल ऑफ गॉड। सो इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग द बैकबोन। समटाइम्स ये होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की बेसिस पर आप मतलब इंस्पिरेशन की बेसिस पर आप उसको डिज़ाइन करें, किसी सुपर फैमिली को माइंड में रखते हुए, किसी प्रोटीन सुपर फैमिली को माइंड में रखते हुए वो डिज़ाइन करें। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप एट रैंडम अमाइनो एसिड्स को लें
आप कहें कि भाई मैं देखते हैं भाई ये ग्लाइसिन, एलानिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन ये किस किस्म की प्रोटीन बना रही होगी, तो इसको आप डी नोवो प्रोटीन डिज़ाइन कहेंगे और ये ग्राउंड अप अप्रोच होता है। अच्छा जी, आप इसको यूं भी कह सकते हैं इन्वर्स प्रोटीन फोल्डिंग, क्योंकि इसमें आप जो है ना ये भी कर सकते हैं कि आप एक डिज़ाइन लें, आप कहें कि ये हम देखते हैं कि बीटा शीट्स अगर इस तरीके से अरेंज्ड हों तो ये कैसी प्रोटीन बनाएंगी, ठीक है। तो अब आपके पास फोल्डेड प्रोटीन है और उस फोल्डेड प्रोटीन की बेसिस पे अब आपको पता है कौन से अमाइनो एसिड बीटा शीट्स को सपोर्ट करते हैं, कौन से अल्फ़ा हेलिक्स को करते हैं, उसकी बेसिस पे आप एक सीक्वेंस को डिज़ाइन करें और फिर उसको सिंथेटिकली सिंथेसाइज करने के बाद उसको इन वीवो वर्ल्ड में चेक करें कि वो कैसे ट्रू इन द ट्रू सेंस फोल्ड करके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी या नहीं। So it could be used to get insight into protein folding, stability. We can synthesize proteins. इसको आप टेलर मेड प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और ये जो फंक्शंस आप चाह रहे हैं या पहले इन सिलिको आप इसको चेक करेंगे। सपोज यू वांट टू डिज़ाइन अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV और आप कहते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग ऐसी एंटीबॉडी नहीं है जो या कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो उसके अगेंस्ट वर्क कर सके, तो आप उसके लिए ऑल टुगेदर एक न्यू प्रोटीन डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते। So the steps to designing for number one is backbone fold of a target structure is will be selected first. Second way, you will go for automated side chain selection using algorithm, means कि आप in silico इसको करेंगे, simulation करेंगे. Third, you will screen all possible amino acid sequences for optimal sequence and side chain orientations. Again, इसकी आपकी prior knowledge of amino acid and protein structure will work. Fourth, experimental validation of computed optimal sequence or fold using NMR. ये सब कुछ आप करेंगे, बट कीप इन माइंड कि जो आपका डिनोवो प्रोटीन डिज़ाइन या टेलर मेड प्रोटीन्स होती हैं, दे आर मोर इट इज़ मोर सूटेड फॉर स्मॉल प्रोटीन्स रादर देन द लार्ज वंस. So let's look at designing secondary structures. And when we say helices, तो helices are easy to design और आप इनको helix bundles कह सकते हैं. So helix bundles are biologically important and common in many structural proteins. Not only in structural proteins but also in functional proteins like transcription factors जहाँ पे वो coiled structures बनाती हैं और इसी तरह enzymes में. So they are stable and soluble, इसीलिए वो आराम से हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें रह सकती हैं. और इसके अलावा helices are easier to design de novo. Why? Because they are stabilized through local interactions. Then there are factors that contribute to their formation and because they are well understood, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं. देखिए जब आप किसी चीज़ को fully understand करते हैं तो फिर आप उसमें variations ला सकते हैं. The next thing is they are easy to characterize experimentally. Why? Because there are tools or techniques available for their characterization, experimental characterization. For example, आप इसके साथ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स के टैग लगा सकते हैं, आप इसके साथ फ्लोरेसेंस टैग लगा सकते हैं, आप इनकी जो सर्कुलर डाइक्रोमिज्म है कि जो डी और एल वाला होता है जो उसकी डेक्सो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, उसकी हेल्प से आप इनको स्टडी कर सकते हैं. देन थर्मल एंड केमिकल डीनेचरेशन प्रॉपर्टीज़ आर वेल अंडरस्टूड, तो आप इन सबको आराम से यूटिलाइज करते हुए अपने डिज़ाइंड हेलिसिस को स्टडी कर सकते हैं वेदर दे आर एफिशिएंट और नॉट. अब देखिए ये जो इस तरह के हेलिसिस हैं या एंजाइम्स हैं, यू कैन यूज़ देम फॉर एज थेरेप्यूटिक एजेंट्स. आप फार्मास्यूटिकल एजेंट्स के तौर पे इनको यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ इट फॉर टारगेटिंग कैंसर्स, कैंसरस सेल्स को टारगेट कर सकते हैं. कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर कोई जो जीन है वो ओवर एक्सप्रेस हो रही है, आप उसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली जाएं और उसको बाइंड करें. You can also design restriction endonucleases, जिससे हम कहते हैं ना टेलर मेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, तो आप उसमें साइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हमें इस सीक्वेंस को कट करवाना है,
तो ये सारी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेलर मेड सिचुएशन है। देन लेट्स डिस्कस कॉइल्ड कॉइल डिज़ाइन। तो इसके लिए एक हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कॉइल सर। तो ये आप इसकी हेल्प से कॉइल कॉइल बेस्ड स्ट्रक्चर्स को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दे विल बेस ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉइल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास अगर लेट से हम कहते हैं कि हेप्टेड रिपीट्स हैं। हेप्टेड क्या होता है? हेप्टा इज फॉर 7, ठीक है, जैसे होता है ना, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, हेप्टा हमारे पास 7 होता है। तो अगर यहाँ पर आप बॉटम पे देखें तो ये जो आपको पोजीशंस नज़र आ रही हैं, इसमें आपको ये 7 के ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे, ABCDEFG, ठीक है, 7 के ग्रुप्स हैं। तो इसमें आमतौर पे आपने एक सिचुएशन रखनी होती है। जो आपका पहला अमाइनो एसिड होगा और जो आपका चौथा अमाइनो एसिड होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। ए और डी कोई हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होगा, लाइक ल्यूसीन, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है एंड इट हैज़ बीन शोन कि ए और डी पोजीशन में से जो डी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, इस पे ल्यूसीन प्रेफर्ड वन है, जबकि जो फर्स्ट पोजीशन है ए, उस पे जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होना चाहिए वो ल्यूसीन के अलावा भी हो सकता है, वो आइसोल्यूसीन भी हो सकता है, वो वेलिन भी हो सकता है, वो मिथियोनिन भी हो सकता है। तो इस तरह आपके पास ये दोनों पोजीशंस मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब अगले की तरफ चलें। एक सवाल आपको यहाँ पे गिवन है, वाई अ 3 हेलिक्स बंडल रादर देन अ कॉइल्ड कॉइल? क्यों आपको 3 हेलिक्स बंडल ज़्यादा सूटेबल रखता है जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, रादर देन अ कंप्लीट कॉइल्ड कॉइल स्ट्रक्चर? तो कीप इन माइंड, ये आपको इधर कुछ आंसर्स इसके गिवन है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मैक्रो डाइपोल मूवमेंट। देखिए बेटा, जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे होते हैं ना, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज जस्ट नॉटिंग द रिबन्स। आपने कुछ स्ट्रैंड्स लिए और आपने उसको नॉट कर दिया, इट्स नॉट द केस। आपने देखना होता है कि उनके आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, जो उनकी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगी, वेंडर वॉल इंटरेक्शंस होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो कैसे मीडिएट होगी, ठीक हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो मैक्रो डाइपोल मूवमेंट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो इंटरमोलिकुलर सॉल्ट ब्रिजेस हैं उनको वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। और देन हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइड चेन एंगल्स बनते हैं जब आप 3 हेलिक्स बंडल को यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू द coiled coil structure. अच्छा, then comes, can structural elements be reduced in size with maintaining function? अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं दो, ब्रेस्टेड एंड J.A. वेल्स, जिन्होंने Z डोमेन को यूज़ किया। अब Z डोमेन के अंदर 58 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज मौजूद होते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि जब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की जो कि एक चेन में मौजूद हैं पॉलीपेप्टाइड में, तो हम उन्हें रेजिड्यूज कहेंगे। और अगर हम उनको, वो उनके पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं और कोई सीक्वेंस मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको सिंपल अमाइनो एसिड के तौर पे बोल सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन ए है, जिसके आप क्या करते हो, यू विल रिमूव द थर्ड हीलिक्स, 38 रेजिड्यूज वाला। They have mutated the residues in the first and the second helices. They used fast display to select the active form. Again, fast display libraries के बारे में हम उसमें क्या नाम है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसकी टॉक भिजवाई थी। Then you can restore the binding of the truncated protein using this. So by designing an amino acid sequence that will fold into a given structure, आप जो है ना क्या कर सकते, एक प्रॉब्लम आपके पास सामने है, inverse protein folding problem. You have to first design a sequence which will fold into a given structure. It is much easier than the folding problem itself. और जो हमारे पास ये मियो एंड दहियत है, इन्होंने क्या किया, दे डिजाइंड अ सीक्वेंस ऑफ जिंक फिंगर डोमेन दैट डज नॉट रिक्वायर स्टेबलाइजेशन बाय जिंक। मतलब जिंक आयन के बगैर वो जिंक फिंगर स्टेबलाइज्ड है, और विच इज़ ग्रेट प्रोग्रेस।
and besides this wild type protein domain is stabilized by zinc. और हमने कैसे देखा उसकी जो अपनी वाइल्ड टाइप प्रोटीन थी वो जिंक से स्टेबलाइज्ड होती थी, दो सिस्टीन रेजिड्यूज एंड दो हिस्टिडीन रेजिड्यूज मिलके उसको करते थे। लेकिन जब उन्होंने उसको डिज़ाइन किया, दोबारा से उसको इंजीनियर किया, तो अब हमारे पास एक जिंक फिंगर ऐसी आई जिसको ज़रूरत ही नहीं है जिंक की, और इसके बजाय वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से स्टेबलाइज हो रही थी। यहाँ पे हमारे पे एक एग्जांपल गिवन है FSD1 प्रोटीन की। तो आप देखें ये जिंक फिंगर फोल्ड इसका ये इन द एब्सेंस ऑफ जिंक स्टेबलाइज्ड है, और इसकी जगह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इसकी स्टेबलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। फिनाइल एलेनिन ने जिंक को रिप्लेस कर दिया है। Although there is no significant sequence similarity to any known protein जो कि इन साइंटिस्ट ने जब इसको डिज़ाइन किया, but it can serve as a good zinc finger domain. You can also see ये de novo protein design fully automated sequence selection, ये साइंस में पब्लिश हुआ। अब तो काफ़ी डेकेड्स गुजर गए हैं और अब this science has developed a lot. You can also see here comparison of the zinc finger domains, और इसकी जो computed structures हैं तो they all are functional and good. With this I'm stopping here and I will send you the second पार्ट ऑफ दिस टॉक, क्योंकि इससे बड़ी वाली जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।